वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ दो विशेष अतिथि मौजूद है, जगदीश जी जोशीला एवं हरीश जी दुबे। जगदीश जी जोशीला गोगावा में हिंदी भाषा व निमाड़ी बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनकी लिखी गई लगभग 50 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। हाल ही में इनकी लिखी गई किताब स्वतंत्रता विरोध का लोकार्पण संस्कृति मंत्री जी ने किया। अब मैं हमारे संस्था निदेशक श्री कपिल जी पाटीदार से निवेदन करती हूँ कि वो आए और आदरणीय जगदीश जी जोशीला का स्वागत पुष्प गुच्छों से करें। अब मैं हमारे प्राचार्य महोदय श्री मनोज परमार जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और आदरणीय हरीश दुबे जी का स्वागत। देश के आपको हरीश जी दुबे के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। हरीश जी दुबे सांस्कृतिक विभाग मध्य प्रदेश के संयोजक है। हरीश जी दुबे एक इतिहासकार है, साहित्यकार है, कवि है और वे एक शिक्षा प्रेमी भी है। शिक्षा को लेकर उनका अपना एक अलग ही दृष्टिकोण है। श्री प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और हमारे निमाड़ प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताएं। श्री शंकर स्कूल परिसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री हरीश जी दुबे, श्री जगदीश जी जोशीला के साथ हैं। कक्षा 11वीं के बच्चों ने एक निमाड़ प्रोजेक्ट बनाया है। इस निमाड़ प्रोजेक्ट में वे ये जानना चाहते हैं कि 1947 के पहले या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निमाड़ का क्या योगदान रहा, निमाड़ की संस्कृति क्या है, यहाँ के त्यौहार कौन कौन से हैं। इसके अलावा निमाड़ का साहित्य, निमाड़ के कविताएं, निमाड़ की लोकोक्तियाँ, निमाड़ के क्रांतिकारी, निमाड़ के लेखक और निमाड़ के व्यंजन एवं कॉस्ट्यूम्स की जानकारी वे एकत्रित कर रहे हैं।
कक्षा 11वीं के बच्चों ने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। एक ग्रुप संस्कृति देख रहा है तो अगला ग्रुप राजवंश की जानकारियाँ निकाल रहा है। इसके अलावा तीसरा जो ग्रुप है वो क्रांतिकारियों की खोज कर रहा है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं इस बेहतरीन प्रोजेक्ट के लिए। श्री शंकर स्कूल हमेशा प्रयोगात्मक शिक्षा में विश्वास करता है। वह विश्वास करता है कि बच्चे अनुभव करके सीखें। आज इस प्रोजेक्ट में बच्चे विभिन्न अनुभवों से गुजरेंगे, विभिन्न प्रयोग करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। धन्यवाद। सहपाठी निधि पाटीदार को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और इंटरव्यू की शुरुआत करें। नमस्कार सर, मैं निधि पाटीदार श्री शंकर स्कूल की ओर से। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपके अनुसार निमाड़ संस्कृति का सबसे सुंदर हिस्सा कौन सा है ना। निमाड़ को छोटा बड़ा करके आकलन तो किया नहीं जा सकता है बेटे। संपूर्ण निमाड़ ही मूलतः यह जो हमारे सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में बसे हुए हमारे निमाड़ की जो संपूर्ण संस्कृतियां हैं वो निमाड़ पर केंद्रित, उसको दो अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मेरा अगला प्रश्न है, हमें निमाड़ और निमाड़ी भाषा के बारे में आपका अनुभव बताइए। निमाड़ी भाषा के अनुभव लेकर जैसी मेरे अंतस में निमाड़ी को लेकर पीड़ा है, मैं चाहता हूं कि इस निमाड़ का जन जन बच्चा इस पीड़ा को महसूस करे, क्योंकि हमने जिस माटी में जन्म लिया है उस माटी का हम पर कर्ज है और उस कर्ज को हम भाषा को जीवित करके, समृद्ध करके और सशक्त बनाकर शिखर पर जब तक नहीं पहुंचाते तब तक उस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए निमाड़ी को जन जन तक पहुंचाना ये पहली आवश्यकता। माँ नर्मदा का निमाड़ क्षेत्र में क्या महत्व है? माँ नर्मदा प्रदेश की नहीं, सबसे पहले तो निमाड़ की एक क्या कहना चाहिए जीवन रेखा है, जो चूँकि कृषि बाहुल्य क्षेत्र है हमारा निमाड़, और पानी का माध्यम एकमात्र सबसे बड़ा माध्यम हमारे निमाड़ के लिए नर्मदा है। और निमाड़ में लगभग 60% वह प्रवाहित होती है, जिससे हमें खेती में, कृषि में बहुत कुछ उपयोगी सिद्ध होती है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि निमाड़ की कुछ लोकप्रिय कथा, किताबें एवं त्योहारों के बारे में कुछ बताइए। निमाड़ का दुर्भाग्य ये रहा कि सन 16वीं सदी से अभी तक निमाड़ी में केवल पद्य रहे, और इसके जो आदि जनक कहे जाते हैं निमाड़ी के, वो संत सिंघा जी हैं। सिंघा जी के 11 ग्रंथ रहे, वो भी पद्य में रहे। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हम निमाड़ी में साहित्य की विभिन्न विधाओं का जो साहित्य सृजन होना चाहिए, जैसे उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, नाटक हैं, गद्य हैं, ललित निबंध हैं, हमारे जो बुजुर्गों के मुखाग्र बिंद पर जो नानी दादी की वो मायन की वार्तान जिसको कहते हैं, वो उनसे हम सब वंचित हैं। उनका संग्रह करके प्रकाशन होकर इस साहित्य की समृद्धि होना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। जी, मेरा लास्ट प्रश्न यह है कि निमाड़ का पौराणिक महत्व क्या है? निमाड़, हम आज निमाड़ कहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि निमाड़ अनुपदेश था। पहले निमाड़ अनुपदेश था, और इस अनुपदेश की अपने आप में इतनी उपलब्धियां उस जमाने में थी। निमाड़ का पौराणिक महत्व, ये हमारा निमाड़ का सौभाग्य है बेटे कि सहस्त्रबाहु जैसे एक इतिहास प्रसिद्ध, मतलब कहना चाहिए कि पुराण प्रसिद्ध जो एक शासक हुआ है, महेश्वर के हुए हैं, उन्होंने उस रावण को, जिसको रामायण के नाम पर पूरे विश्व में राम को पहचाना जाता है, सीता हरण करने वाले उस दुष्ट रावण को उसने अपनी काख में, मतलब अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक महेश्वर में रखा। ये पौराणिक उपलब्धि है।
ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर राम के वंशज लोग भी निमाड़ में शासन करते आए और निमाड़ ने मांधाता जैसे पौराणिक पात्र के माध्यम से ओंकारेश्वर जैसा तीर्थ एक ज्योतिर्लिंग हमें दिया। इससे बड़ी उपलब्धि हम निमाड़ की, इससे ज़्यादा कुछ आकलन नहीं कर सकते। सर, महेश्वर से मुझे एक प्रश्न और याद आया कि जो हम निमाड़ उत्सव मनाते हैं वो महेश्वर में ही क्यों मनाते हैं? मूलतः उसकी बुनियाद में कहना चाहिए कि एक राजनीतिक कारण रहा, लेकिन उसने कम से कम निमाड़ की पहचान और निमाड़ को ऊंचाइयाँ दी हैं। राजनीतिक कारण ये रहा कि महेश्वर अहिल्याबाई का राजधानी रही थी। लंबे समय तक 30 वर्षों तक अहिल्याबाई ने यहाँ पर शासन किया था। एक ऐतिहासिक किला है महेश्वर में, और यहाँ की जो उस समय की विधायिका थी वो संस्कृति मंत्री बनकर मध्य प्रदेश में पहुँची थी। तो जनमानस को अपनी ओर हमेशा बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति की याद दिलाने के लिए उन्होंने निमाड़ी को जीवित बनाए रखने के लिए निमाड़ उत्सव की शुरुआत महेश्वर से की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमें निमाड़ और निमाड़ की भाषा के बारे में अपना अनुभव बताइए। निमाड़ी भाषा का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ है, क्योंकि उसके प्रमाण के रूप में संत सिंगाजी 16वीं शताब्दी में यहाँ पर जन्मे हैं हमारे निमाड़ में। और सिंगाजी के गुरु मन रंगीर थे और मन रंगीर के गुरु ब्रह्मगीर थे। ब्रह्मगीर जी का एक भजन था, एक उसकी 2 पंक्तियां हैं कि समझी ले रे मना भाई अंतनी होए कई आपनों। मतलब यह आत्मा अमर है, यह उन्होंने निमाड़ी में कहा। यानी आज से 700 वर्ष पहले निमाड़ी तब से जीवित है। और उसके बाद में जब संत सिंगा जी ने 11 ग्रंथ निमाड़ी में सृजित किए, एकमात्र पहले व्यक्ति हैं वो जिन्होंने भक्ति काल में निमाड़ी में 11 ग्रंथ सृजित किए। और जब देश की स्वतंत्रता हुई सिंगा जी के 500 वर्ष बाद, यानी 400 वर्ष बाद, उस स्वतंत्रता के बाद में इस देश में जितने भक्ति काल के महाकवि हुए, जिन्होंने अपने जनपदी क्षेत्रों में, जैसे अवध में तुलसीदास पैदा हुए, उन्होंने अवधी में रामायण लिखी। सूरदास हुए, उन्होंने ब्रज भाषा में, वो जनपदी भाषा थी, ब्रज भाषा में अपनी भक्ति रचनाएं लिखी। मीरा ने राजस्थानी में लिखी, नरसिंह मेहता ने गुजराती में लिखी, संत तुकाराम ने मराठी में लिखी, गुरु नानक ने पंजाबी में लिखी। इसी तरह हमारे संत जो सिंगा जी थे, उन्होंने निमाड़ी में भी सारे साहित्य सृजित किए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जितने संत हमने आपको गिनाए, संत चैतन्य गुरु से लेकर और मीराबाई तक, उनकी सब जनपदी भाषाओं को सरकार ने 23 मात्र भाषाओं में, यानी संविधान में सन्निविष्ट कर लिया, केवल निमाड़ी को उपेक्षित। हमारी इस निमाड़ी को समृद्ध करने के लिए त्रितरफा प्रयोग वर्तमान में चल रहे हैं। एक तो यह कि निमाड़ी में पद्य के अलावा गद्य साहित्य नहीं था, और साहित्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन के लिए हमने संपूर्ण निमाड़ के जो साहित्यकार थे उनको अखिल निमाड़ लोक परिषद के मंच पर जोड़कर उनको लिखने की प्रेरणा दी कि विभिन्न विधाओं का साहित्य समृद्ध हो। तो आज की तारीख में निमाड़ी में आपके उपन्यास के लेकर लोक कथाएँ ले लीजिए, लघु कथाएँ ले लीजिए, हाइकू ले लीजिए, खंड काव्य ले लीजिए, कहानियाँ ले लीजिए, आपके मुहावरे ले लीजिए। हमारा निमाड़ में कमाल ताड़ने ही वार्ता ना, मतलब हिंदी की पहेलियाँ, वे ले लीजिए। यानी विभिन्न विधाओं का सारा साहित्य इसलिए समाविष्ट किया है कि उसी इन भाषाओं की तरह हम हमारी निमाड़ी को भी मातृभाषा, राजभाषा का दर्जा दिलवा सकें। और जब तक राजभाषा हमारी स्थापित नहीं होगी, जब तक माँ निमाड़ी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित नहीं होगी, तब तक यह भाषा जीवित नहीं रहेगी, निमाड़ जीवित नहीं रहेगा और निमाड़ की संस्कृति लुप्त प्राय होने के कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए हमें हमारी इस लड़ाई में संपूर्ण निमाड़ के आप लोगों को और जन जन को सम्मिलित होकर भाषा बनाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो निमाड़ी का भविष्य समृद्ध है, उज्जवल है, और आने वाले वर्षों में हम राजभाषा की मान्यता प्राप्त करके देश की 23 भाषाओं के साथ
24वीं भाषा निमाड़ी को स्वीकार करवा के रहेंगे। इस निश्चय के साथ हम लोग सकते हैं। धन्यवाद। निमाड़ पे इतनी किताबें लिखने के बाद आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जो निमाड़ के लोगों को पता होनी चाहिए? निमाड़ के लोगों को सबसे पहले तो ये आभास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हमारी भाषा निमाड़ी जो है वो भाषा बने, यानी भारतीय मतलब संविधान के अधीनस्थ, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत जो भाषा की राजभाषा की मान्यता है, पहले भाषा बनना चाहिए। क्योंकि जब तक भाषा नहीं बनेगी तब तक हमारी जितनी संस्कृति है, हमारी बोली है, हमारे संस्कार हैं, हमारे वार त्यौहार हैं, और ये सारे लुप्त प्राय हो जाएंगे। क्योंकि जीवन की बुनियाद भाषा होती है। मुझे यदि आपको कोई बात कहनी है तो वो भाषा के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करूँगा। इसलिए जब तक हम राजभाषा के पद पर स्थापित नहीं होते हैं, यदि राजभाषा के पद पर हम स्थापित हो जाते हैं तो यह पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक निमाड़ी को न कोई मार सकेगा और न कोई समाप्त कर सकेगा। इसलिए एक मातृ प्रेम, एक माता के प्रति जो एक कर्तव्य होना चाहिए, एक पीड़ा होना चाहिए, वो निमाड़ी के जन जन को महसूस करके और निमाड़ी को भाषा के अभियान में लगना चाहिए। मेरा अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के आने से पहले महेश्वर पे कौन राज करता था? व्यक्तिगत महेश्वर पर तो नहीं, लेकिन निजाम का उस समय शासन था और निमाड़ और मालवा दोनों संयुक्त रूप से संयुक्त क्षेत्र माने जाते थे। तो निजाम से मुगलों ने दिल्ली में बैठकर मुगलों ने यह क्षेत्र का समझौता करके और ये उनको उनके अधिकार में दिया था, जिसमें निमाड़ भी समाविष्ट था। और उसके बाद में होलकरों ने महाराष्ट्र से आकर उनसे यह क्षेत्र छीना। मेरा अगला सवाल है, अहिल्याबाई होलकर के समय महेश्वर में उगाई जाने वाली सबसे ज़्यादा फसल कौन सी थी? अहिल्याबाई होलकर के ज़माने में सबसे ज़्यादा उगाने वाली एक तो अफीम थी और दूसरी गेहूं थी। जो उन्होंने, उनका जो फ्लैग था, होलकर वंश का जो झंडा था, इन दोनों फसलों को उस झंडे में भी उन्होंने भाले के साथ में स्थान दिया हुआ है। तो ये दो मुख्य फसलें, अफीम और गेहूं, ये अहिल्याबाई के समय की मुख्य फसलें हैं। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वरी साड़ियाँ बनवाना चालू क्यों करवाई थी? उनके पीछे मुख्य उद्देश्य, उनको महेश्वर को राजधानी बनाने के पीछे उनकी राजधानी का जन जन रोजगार मूलक अवसर उपलब्ध कर सके। और उस समय कोई ऐसे साधन नहीं थे अहिल्या जी के समय में महेश्वर में कि जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा कर अपनी राजधानी की जनता को सुखी कर सके, समृद्ध कर सकें, संतुष्ट कर सकें। इसलिए उन्होंने वैकल्पिक रूप से सोचा कि हैदराबाद के जो बुनकर वर्ग के लोग थे, अच्छे जो बुनकर, कलाकार जो बुनकर थे, उनको वो अपने व्यय से महेश्वर लाई। उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया, उनसे सांचे बनवाए और लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से उन्होंने ये साड़ी उद्योग महेश्वर में शुरू किया। अहिल्याबाई होलकर के नेतृत्व गुणों से हमें क्या सीख मिलती है? इतिहास में बहुत कम अपवाद लोग हैं अहिल्याबाई होलकर जैसे शासक, और जितना दुर्भाग्य अहिल्याबाई होलकर ने भोगा है उतना दुर्भाग्य हिंदुस्तान के किसी राजा, किसी शासक ने नहीं भोगा है। और उसी का ये परिणाम रहा। उदाहरण के लिए, जैसे उनके ससुर शांत हुए मल्हारराव होलकर, उनकी सास शांत हुई गौतमाबाई, उनके पति युवा अवस्था में खंडेराव जी शहीद हुए, उनकी जीवित अवस्था में उनकी जो बहुएं थी वो सती हुई, उनका एकमात्र पुत्र मालेराव वो युवा अवस्था में वो काल का ग्रास बना, उनके साथ उनकी बहुएं, एकमात्र मुक्ताबाई नामक बेटी उनके रक्त की जो कही जा सकती थी वो जीवित थी, और वो भी 20 वर्षों बाद अपने नाती नथ्या बाग के माध्यम से जब उसका देहांत हुआ तो उसके गम में उनके दामाद यशवंतराव फणसे और मुक्ताबाई ने भी का भी मतलब देहांत हुआ। यानी एकमात्र ऐसी महिला रही जिन्होंने अपने जीवन काल में 45 अपने परिवार की मौतें देखी
और उनसे प्रेरणा लेकर ईश्वर के प्रति समर्पित होकर उन्होंने इस देश को, संपूर्ण देश को एक सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में 4 तीर्थ कहे जाते हैं। चारों तीर्थ स्थलों पर अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों की स्थापना की, धर्मशालाओं की स्थापना की, लोगों के ठहरने और सुविधा के लिए उन नदियों पर घाटों की स्थापना की। इस देश में 6 नगरियां कही जाती हैं। 6 ही नगरियों में उन्होंने इसी तरह के निर्माण करवाए और जो 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं, 12 ही ज्योतिर्लिंगों पर भी उन्होंने वैकल्पिक रूप से सारी व्यवस्थाएं करके हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ अहिल्याबाई होलकर ऐसी शासिका रही कि जिन्होंने इस देश की जो लुप्त प्राय मुगलों के कारण हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, उसको इस देश के एक सिरे से दूसरे सिरे के लोगों से जोड़ा और इस देश में एक राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया। ऐसा व्यक्तित्व आज तक न हमारे देश में हुआ है न भविष्य में हो। कोई जरूरत नहीं हमने सब पूछने की, मगर ये मेरा नाम श्रुति पाटीदार है, मैं श्री शंकर स्कूल के विद्यार्थी हूँ। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में निमाड़ में किस प्रकार की गतिविधियाँ हुई? स्वतंत्रता संग्राम हम 1857 से स्वीकार करते हैं। आमतौर पर 1857 से इस देश को स्वतंत्र करवाने का जो एक अभियान की शुरुआत हुई, वो आज़ादी के 100 वर्ष पहले 1857 से। 1857 में हमारी निमाड़ की भूमि से लगे हुए अमझेरा राज्य है, धार के पास, जो निमाड़ की, मालवा और निमाड़ की संधि स्थल कहा जाता है। अमझेरा राज्य था, वहाँ का छोटा सा शासक बख्तावर सिंह राठौर था। बख्तावर सिंह राठौर ने एक छोटी सी सरकार थी, एक थोड़ी सी रियासत थी। उस रियासत के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, युद्ध करते हुए अंग्रेजों की 3 छावनियों पर उस जमाने में अकेले व्यक्ति ने अधिकार किया। महिदपुर, वो क्या नाम है, महिदपुर, गुजरी और महू के पास में 3 अंग्रेजों की छावनियों पर अधिकार किया था। और दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि उस समय मध्य प्रदेश में निमाड़ से लगे हुए क्षेत्र मालवा में, इंदौर में होलकर जैसा सशक्त राज्य था और होलकर यदि उस समय थोड़ा सहयोग कर देते तो इस मध्य प्रदेश की और निमाड़ की एक भिन्न स्वरूप होता और आज़ादी का कुछ अलग स्वरूप होता। तो हमारी शुरुआत हुई है 1857 से, ये गौरव है हमारा। 1857 की जो क्रांति असफल होकर अंग्रेज लोग जब हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को नेस्तनाबूद कर चुके थे, कुचल चुके थे, उस समय 1862 में 67 से टंटिया भील नामक एक आदिवासी खंडवा जिला से उसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू किया, जिसने इस अपने निमाड़ क्षेत्र की जो उपेक्षित, गरीब और असहाय जो जनता थी, उनको सहयोग, तन मन धन से सहयोग देकर जगत में आज जो के इतनी शादियां उन्होंने अपने खर्चे से टंटिया मामा ने की थी। और वो जगत मामा आदिवासियों के इतिहास में पहली बार टंटिया जैसा व्यक्तित्व, उनने ये गौरवशाली नाम अपनी जाति को दिया। और मामा आज भी आदिवासियों को हम कहते हैं। तो सतत 12 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष चलाया। उसी दौर में क्या भीमा नायक, बड़वानी क्षेत्र में भीमा नायक, खाजा, टांडा बरूड़ में सीताराम और मंडलोई, क्या नाम है मंडलोई, सीताराम और मंडलोई, बिजनिया, दौलिया, ऐसे लगभग 8-10 लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था स्वतंत्रता के दौर में। सशस्त्र संघर्ष और क्रांति समाप्त होने के बाद, चाहे वो खरगोन हो, महेश्वर हो, सनावद हो, बड़वाह हो, और जो जितने बड़े बड़े हमारे निमाड़ के कस्बे रहे हैं, यहाँ पर गांधी जी के अहिंसा का अनुसरण करते हुए कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आंदोलन किए, धरने दिए, सत्याग्रह किए और इस आज़ादी के युद्ध में अपनी आहुति दी।
उसका परिणाम है कि हम आज स्वतंत्रतापूर्वक यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यह निमाड़ की एक अमूल्य धरोहर, जिसमें दादा माखनलाल चतुर्वेदी जैसा व्यक्तित्व, जो अपनी धोती के अंदर रिवॉल्वर छिपाकर अंग्रेजों का खून करने के लिए सतत सक्रिय रहते थे, इतनी जो जज्बा था वो हमारे निमाड़ के लोगों का था। ये निमाड़ इस देश की आज़ादी में निमाड़ की अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है और हमें अपने शहीदों पर, अपने पूर्वजों पर गर्व है। सर मेरा अगला प्रश्न है, क्या कोई समाचार पत्र था स्वतंत्रता के पहले? स्वतंत्रता से पहले क्या नाम था उसका, गांधी विचारधारा से संबद्ध एक तो ठिपगांव में समाचार प्रकाशित होता था, साप्ताहिक था वो, और एक जगदीश विद्यार्थी संचालित करते थे, क्या नाम था है? नहीं, वाणी कौन सी, ग्राम वाणी। ये 2 समाचार पत्र उस जमाने में संचालित होते थे। सर मेरा अगला प्रश्न है, निमाड़ का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान? हमारी चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई, आपको बताया कि हमारे निमाड़ का अपने आप में हमें गर्व है कि हमारे निमाड़ का स्वतंत्रता में इतना योगदान रहा। सर निमाड़ के क्रांतिकारी कौन थे और उन्होंने क्या कार्य किए? क्रांतिकारियों की सूची में ही उन शहीदों के नाम आपसे बताए। टंट्या भील सबसे बड़ा इस हमारे निमाड़ क्षेत्र का क्रांतिकारी रहा। और कोई नहीं, और थे ना, बिजनिया थे, दौलिया थे, रघुनाथ सिंह मंडलोई थे, भीमा नायक थे, सीताराम थे, और बख्तावर सिंह थे, रघुवीर सिंह थे। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों की नींद आराम कर रखी थी। भाई टंट्या ने तो 12 वर्षों तक लंबा संघर्ष किया अंग्रेजों से, और अपने अकेले दम पर, उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, बिल्कुल फकीर था, बिल्कुल सड़क पर था, लेकिन उसकी इतनी शारीरिक क्षमता इस राष्ट्र के प्रति भावनात्मक रूप से रही कि एक दिन में 90 किलोमीटर यानी 30 कोस चलने का उसका इतिहास है साहब। हमने शोध किया उस टंट्या का। उसमें जब वह खंडवा जेल को तोड़कर वहाँ से फरार हुए अपने साथियों के साथ, तो सुबह सुबह जिस गांव में पहुँचे थे वो खंडवा से 30 कोस की दूरी पर था। यानी 90 किलोमीटर जो व्यक्ति बिना जूते चप्पल के पैदल चल सकता है, उसकी कुवत और उसकी क्षमता देख लीजिए। तो उसने 12 वर्षों तक चखाया अंग्रेजों। सर पातलपानी प्रश्न है, पातलपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन क्यों रखा? ये मुझसे ही आपने सही मायने में, मैं ही इस प्रश्न का उत्तर देने का योग्य पात्र हूँ, क्योंकि मैंने टंट्या पर शोध किया है। उसे केवल किंवदंती में जीवित किया है। मूलतः प्राकृतिक रूप से जो पाताल पानी है, प्राकृतिक रूप से एक बड़ा सुंदर ऊंचाई से नीचे जाने वाला पहाड़ी क्षेत्र है पाताल पानी। आज़ादी की लड़ाई में जब टंट्या को गिरफ्तार करके ले जाया गया, तब कहा जाता है कि पाताल पानी में उसे जो शक्तियां प्राप्त हुई थी, क्योंकि 12 वर्ष का कार्यकाल उसका पूरा हो गया था, तो वहां पर उससे शक्ति मुक्त हुई थी, पहली बार। दूसरा, टंट्या को गिरफ्तार करने के लिए ईश्वरी प्रसाद तिवारी नाम का एक अधिकारी खरगोन में अंग्रेजों का पुलिस सुप्रिटेंडेंट रहा था। उसके द्वारा धोखे से खरगोन के पास स्थित बन्हेर गांव में टंट्या को गिरफ्तार किया गया था, और उससे पहले ईश्वरी प्रसाद से आत्मसमर्पण करने के उद्देश्य को लेकर जो स्थान तय किया था चर्चा का, वो पाताल पानी की पहाड़ी थी। एक पहाड़ी पर टंट्या खड़ा हुआ था और एक पहाड़ी पर उसको अकेले बुलवाया था कि समर्पण के बारे में जो शर्तें तय करनी थी वो चर्चा कर लें। तो वह धोखा, मतलब अपने साथ 250 पुलिस वालों को लेकर गया था कि टंट्या को हम गिरफ्तार कर लें, लेकिन उस पहाड़ी से, पहली बात। दूसरी बात, पाताल पानी का क्षेत्र केवल टंट्या के कारण प्रसिद्ध रहा, क्योंकि उस समय जो 1869-70 में जो अकाल पड़ा था, उसमें ढाल है। उस समय आज जैसी रेलें नहीं थी बेटे, वो पहाड़ी है पाताल पानी। ऊपर से जब गाड़ी नीचे जाती थी तो उसे 2 इंजन लगाने की आवश्यकता पड़ती थी उसकी गति को संतुलित करने के लिए।
और इधर से खंडवा से होकर जब ट्रेन जाती थी तो दो इंजन इसलिए लगाने पड़ते हैं कि उसके पावर से ये पहाड़ी चढ़ सके। तो अंग्रेजों के कोटे का जितना अनाज भर के जो थैले जाते थे ट्रेन के डब्बों में, उनको टंटिया अपनी टीम के माध्यम से, जहाँ स्लो गाड़ी होती थी चढ़ाव चढ़ने के लिए, वहाँ पर अपने लोगों को ऊपर चढ़ा के वहाँ से अनाज नीचे फेंक कर और निमाड़ के लोगों को जो भूख से मर रहे थे उन तक वो अनाज पहुँचाने का काम करता था। ये मतलब पाताल पानी की हिस्ट्री है, इसलिए उसको पाताल पानी को टंटिया के नाम से कहा जाता है कि वो उनका शहीद स्थल है, जबकि वह सत्य नहीं है। ये मैं शोध के आधार पर अपने अधिकार पूर्वक अपनी बात कह रहा हूँ आपसे। सर मेरा आखिरी प्रश्न है, टंटिया मामा को जननायक क्यों कहते हैं? जननायक की सीधी सी परिभाषा है जो जनता की समस्याओं को शक्ति भर हल करने की कोशिश करे। और टंटिया ने जन जन की समस्याओं को, चाहे वो मतलब जाति धर्म के भेदभाव को मिटाकर हर आवश्यकता के पात्र को अपने लूटे हुए धन में से, अपने हिस्से के धन में से सहयोग करके उनकी भावनाओं का सम्मान किया, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की, इसलिए वो जगत मामा कहलाया और इस निमाड़ के जन जन का प्रिय रहा। और इसीलिए उसे 12 वर्षों तक अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर पाए। यह उसकी बुनियाद। रॉबिन हुड, इंडियन रॉबिन हुड, उसे अंग्रेज लोग इंडियन रॉबिन हुड कहते थे, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने के लिए इंग्लैंड से बड़े प्रशिक्षित अधिकारियों तक को बुलाया। और सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग आए उसकी एक आदत अंतिम समय में हो गई थी, वह उन लोगों की नाक काट लेता था, नकटा कर देता था कि यूँ मृत्यु देने से देखिए बार व्यक्ति मरेगा, लेकिन कटी हुई नाक लेके जीवन भर अगर घूमेगा तो जमाना देखेगा कि इसने बेईमानी की थी या गद्दारी की थी, तो इसको जीते जी सजा मिले। यह प्रयोग केवल टंटिया का था और इसीलिए वो टंटिया। उनका युद्ध छापामार युद्ध कहलाता है? छापामार युद्ध नहीं, युद्ध प्रत्यक्ष नहीं किया टंटिया, युद्ध प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से किया। यानी अपने साथ भी देखिए, एक सबसे बड़ी संगठन की जो ताकत है टंटिया की, यानी उस समय जैसे एक गांव में आज यहाँ पर आपके धामनोद में डाका डालना है, उसने घोषित कर दिया डाका, मैं धामनोद में इस तारीख को ये यहाँ पर धामनोद में डाका डालूंगा। ठीक उसी समय यहाँ से 10-20 चारों दिशाओं में बिखरे हुए क्षेत्रों में 4 गांवों में डाके की सूचना होती थी। तो उसका जो संगठन था अपने लोगों के माध्यम से वो वहाँ पर वातावरण निर्मित करता था। पुलिस प्रशासन उसको वहाँ पर पकड़ने के लिए जाते थे, तब तक वो उसने जो चेतावनी दी और घोषणा की है वहाँ पर डाका डाल के आराम से चला। यानी उसकी संगठन मतलब इतनी ज़्यादा मतलब अपने चाहने वाले लोग थे कि उसके यानी आप आश्चर्य करेंगे हरीश भाई कि बिजनिया को जब गिरफ्तार किया तो उसे देखने के लिए आधे निमाड़ के लोग गए कि ये टंटिया को, अफवाह ये चली कि टंटिया को गिरफ्तार किया, लेकिन जब वो जेल रिकॉर्ड देखा तो उसमें देखा कि ये टंटिया नहीं है तो बिजनिया है। फिर दौलिया को गिरफ्तार किया तो उसको देखने के लिए अरे टंटिया पकड़ा गया, टंटिया पकड़ा गया, अपना मामा पकड़ा गया, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो प्रामाणिक ये हुआ कि ये तो दौलिया उसका सेनापति है। उसे मतलब इतना लोकप्रिय और इतना जन जन में। इसमें दुखद प्रसंग ये है कि अपने ही लोग गद्दारी करके इस प्रकार गणपत राजपूत नाम का व्यक्ति था और वो पूरी तरह प्रलोभन में आ गया। साहब ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने की उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो बहन को सबसे बड़ा सम्मान देता था, ब्राह्मण और बहन। और रक्षाबंधन ने मेरी पत्नी से राखी बंधवाने के नाम से वो गणपत ये ईश्वरी प्रसाद तिवारी के बहकावे में इन्हें उसको प्रलोभन में वहाँ पर उसके घर लेकर गया और वहाँ पर उसके आने से पहले सारे सादे वेश में पुलिस वालों को, शक्तिशाली पुलिस वालों को 40-50 छिपा दिए और जैसे उसने बंदूक रखी और वो बैठा, उसने सबने मिलकर उसको दबोच लिया। और कहीं यहाँ से भी टंटिया भाग नहीं जाए, इसलिए उसकी जितनी हाइट थी उससे मोटे और ऊंची हाइट वाले 2 लोगों को साइड में लिया और दोनों के हाथ में हथकड़ियाँ, पुलिस वाले के भी और इसके हाथ में भी, इधर भी पुलिस वाले के भी और इसके भी, कि ये व्यक्ति भाग नहीं पाए। इसलिए मतलब इस तरह से उनको
बनेर से पकड़ के ये 17-18 किलोमीटर अपने खरगोन लाए और खरगोन से फिर वो ईश्वरी प्रसाद उसको खंडवा ले गए, फिर खंडवा से इंदौर और इंदौर से जबलपुर। यानी उस जमाने में हमारा जो निमाड़ है 2 भागों में बटा हुआ था अंग्रेजों के समय में। यह जो हम बैठे हैं यह होलकर का शासित निमाड़ था, इसको पश्चिम निमाड़ कहते थे। और जो वो खंडवा जिला जो है जिसको पूर्वी निमाड़ कहते हैं वो अंग्रेज शासित निमाड़ था, जिसको सीपी प्रांत कहते थे। ये इस तरह 2 भागों में बटा हुआ था और इसकी जो कमिश्नरी थी हमारे निमाड़ की वो जबलपुर में थी और जो मुख्यालय जो था वो नागपुर था। तो अब तो बहुत कुछ आसान हो गया, सहज हो गया है, लेकिन इन महापुरुषों से हमें बहुत कुछ लेने की, सीखने की और बहुत कुछ समर्पण के भाव सीखना चाहिए। निमाड़ी का लोग न तक पहुंचाने के लिए कई करना चाहिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपको और सही मायना में यो अपनी जमीन से जुड़ेल प्रश्न है न। एका पर अपना देखो सबसे बड़ी बात कही है बेटा कि 2 पंजाबी कभी मिले नहीं, तो वहाँ पर 200,000 लोग भी अगर वहाँ पर उबेल हो तो वो 2 पंजाबी आपस में पंजाबी में बात करे, 2 मराठी मिले तो मराठी में बात करे, गुजराती मिले तो गुजराती में करे न। 1000 निमाड़िया नमा कभी आप आपस में बात करेगा नहीं तो नहीं निमाड़ी आती तो भी हिंदी की टांग तोड़ो जो ये जो नकल लैंड। सबसे पहली बात तो हमका घर घर में निमाड़ी बोलना चाहिए है नहीं। दूसरा का सामने बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। कोई सरकारी काम भी छे, कोई समस्या छे, अधिकारी का बीच जाइने निमाड़ी में बात करनी चाहिए कि या समस्या छे या नाड़ी बनावनु। आप मान लो जिला को मालिक कलेक्टर छे, कलेक्टर एकलो आदमी छे, ओका हेठे जो 100-200 काम करने वाला छे ओका में से 190 लोग निमाड़ का छे। ओका नहीं आवेगा तो ओका अधीनस्थ जो कर्मचारी उनका से पूछेगा कि काई कह रही है। तो कम से कम हम अपनी भाषा को गौरव जब तक महसूस नहीं करांगा तब तक हम निमाड़ी का एक मतलब कहना चाहिए हमारी निमाड़ी संस्कृति का साथ अपराध करांगा, पाप करांगा। असी जो छोटी छोटी कहानी न छे, वार्ता न छे, अपना बुजुर्ग नसी माँ दादी नानी नसी जो हमने सुनेल छे उनका अपना स्कूल का मंच न पकड़ना चाहिए। एक जैसी हमारी छे या 144 नाम की एक कहानी छे, ओका स्कूल का ग्राउंड पर लोग खेले और ओको थीम कही छे तुमका मजो आओगे, लोग ने कब मजो आओगे। ओका में कही छे कि 8-10 नाना नाना पोरिया जो छे वो अपना गांव में छे और मान लो आपका यहाँ धामनोद में 144 सरकार ने लगाई दी तो उनका मन में उठा कि 144 का ही आया हरिया। वो आपस में बात करे कि कई होना चाहिए, तो कोई कह कि यो खेल होना चाहिए या सिनेमा होना चाहिए, तो एक में हेलन हसी नाचती होएगा कि हेमा मालिनी को असो होएगा कि नहीं यार ये नहीं नाटक होना चाहिए, यार होना का ही चाहिए। असी आपस में खूब चर्चा करे तो असो कराएंगे अपन चलिए देखी जाओ। वो बेचारा सीधा साधा ठेठ गांव का लोग, यानी शिक्षा पर केंद्रित जो कहानी है वो अपना वहाँ पर जाए। अब इत्तेफाक से वहाँ जाए तो वहाँ तो पुलिस वाला ने को मतलब 1 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा लोग ने को टेंशन देता, वो उनकी कुटाई करे। वो करके क्यों रे कहाँ आया तो कहे हम तो 144 को देखना आया। तो भले गधा न हो ये कोई 144 कोई देखने की चीज़ है कहीं, फिर कहीं जाए हमको कहीं मालूम, हम समझा ये सिनेमा होएगा ये खाली देखना आया। तो पुलिस वाला भी अपनी दादागिरी करी ना उनको बेचारा नक बंद कर दे, उनका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराए तो मजिस्ट्रेट फिर उनकी भोली भावना न समझी ना उनका बेचारे रिहा कराए न। वो हाथ पैर अकाड़ता अकड़ाता अपना घर जाए न अपना दोस्त न करना गाँव वाला न कह कि असी 144 देखी रे भाई। चलिए इस तरह की जो नाटक न छे ऐसा जो छोटा छोटा प्रश्न छे उनका हम निमाड़ी में व्यक्त करा। भले वो हिंदी का बड़े से बड़ा तोप चन आए ना यहाँ प्रधानमंत्री आई न बैठा और वो नहीं समझेगा तो पड़ोस से पूछेगा काई कह रही यार, तो वो समझाओगे। और अगली बार से वो कोशिश कर रहा है कि निमाड़ में जब भी आऊँ वो कोशिश करेगा कि हाँ भी निमाड़ी सीखने की कोशिश करूँ यार, मगर पूछना पड़े। एक
बढ़िया बात हूँ आपको बताऊँ, मका निमाड़ी में उपन्यास लिखने के लिए पाटीदार जी मध्य प्रदेश शासन ने स्वामी शंकराचार्य का बारे में निमाड़ी में उपन्यास लिखना कहो, हम उसकी तैयारी करी रहे। तो मैंने उनका अधिकारी का कहो, निदेशक का कि साहब निमाड़ी गिनती के लोग तो समझते हैं, निमाड़ के लोग पढ़ेंगे कौन इसको? बोले जोशीला जी ये विषय इतना बढ़िया है कि इसको पढ़ने के लिए लोगों को निमाड़ी सीखनी होगी, इसलिए मैं लिखवाना चाह रही हूँ आपसे। इसलिए बेटा आप लोगों के माध्यम से आप लोग जो भी काम करो, धीरे धीरे अपना जो भी विचार आवे तो अपन निमाड़ी में लिखा नहीं। अब ओकालैंड निमाड़ी का समझना पड़ेगा आपका। भाई होज का है कि हम निमाड़ी बोली अच्छी लेवा, लेकिन हम अच्छी वाची नहीं पाता और अच्छी लिखी शुद्ध लिखी भी नहीं पाता। ओका में कुछ बात न का समझने का लें आप लोग न का कम से कम निमाड़ी का व्याकरण का समझना चाहिए, क्योंकि ओका में बहुत खतरा पैदा हो जाए। भाई मन जो रहता है और ओका में हम वो निमाड़ी को वो दीर्घ लगाई देवांगा, एस लगाई देवांगा तो क्या हो जाएगा? मन मन और एस लगने से अर्थ को कितना डिफरेंस हुई गो? मन और मना एस पीछे लगाई दियो तो हम कमाई नहीं मना असो करो मना है ना मैंने मन में कहो मन में असो झाड़ जो वृक्ष हम जो देखा है नहीं पाछे एस लगाई देवांगा तो क्या हो जाएगा? झाड़ क्यों झाड़ कहाँ से ना झाड़ा कहाँ सोच को जाना था उसको झाड़ा कहते हैं हमारे निमाड़ में। तो ये इस तरह से हम अपनी भाषा का जब तक सम्मान नहीं देवांगा तब तक न तो हमारी जन्मभूमि को कर्ज हमारे से मुक्त होएगा और न हमारी संस्कृति का हम बचे पावांगा और न ही हम ये निमाड़ी का साथ अपनी जन्मभूमि का साथ न्याय करी पावांगा। एक खाली मारो निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन निमाड़ी में बात करा, निमाड़ी में लिखा, निमाड़ी में पढ़ा और निमाड़ी का यूँ मंच पर प्रस्तुत करने की कोशिश करें। ठीक सर તમારો નામ જોશીલા કેવું છે? अच्छो प्रश्न है। और कही तो कि हम जब तुम्हारा से भी छोटो थो नहीं स्कूल में भणतो थो गोगांव में तो ओना जमाना में दादा माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा में जिंदा तो वो चीन का युद्ध का टाइम पर मैंने कुछ कविता ने लिखी थी पाकिस्तान का युद्ध पर। तो दादा मरणासन्न अवस्था में था उस समय दादा माखनलाल चतुर्वेदी। तो वहाँ जाई न जैसा तुम थे नहीं बच्चा ऐसा बच्चा था कि दादा हम भी लिखूँ तो तुम्हारा जैसे वो किताब न में उनकी कविता ने पढ़ता था तो उनने पढ़ी न देखी और बड़ा खुश हुआ वो। हम एक दुई पंक्ति आपको सुने दे कि उना जमाना में लिखियो तो फिर नहीं है रे जब याद। तो उन्होंने मुझे 3 नाम दिया था। उन्होंने कहा बेटा तुम जो ये रचनाएं लिखते हो, हिंदी बोलता था निमाड़ी बोलता नहीं था, तुम ये जो रचनाएं लिखते हो इसमें वीर रस प्रधान है, तो या तो तुम मस्ताना लिखो या सचेत लिखो या जोशीला, 3 में से कोई सा एक नाम अपना रख लो। तो स्टूडेंट लाइफ में वो अनुप्रास अलंकार और उनका में बड़ी रुचि थी तो ज अनुप्रास अलंकार एक चंद्र कुमार लाल सब हटाई दिया, सिर्फ जगदीश जोशी ये आज वाली पढ़ा अंबिका रूप ले कर शुंभ निशुंभ का नाश, जवानी अंबिका रूप ले कर शुंभ निशुंभ का नाश और तेरे अरी अय्यूब भुट्टो गिरा धरा पर इनकी लाश। अय्यूब भुट्टो उस समय पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। तो तेरे अरी अय्यूब भुट्टो गिरा धरा पर इनकी लाश, कब से तू सोई है कब नींद तेरी पूरी होगी और जवानों में जोश भर जवानी जब तू जागी होगी, जन जन करे तेरी प्रतीक्षा कब पावेंगे हम अवकाश और तेरे अरी अय्यूब भुट्टो गिरा धरा पर उनकी लाश, जवानी अंबिका रूप ले। ये रचना बेटा उस जमाने में तो दादा को सीख। सर आप अपने को संत सिंगार जी के बारे में कुछ बताएं। ये जो तुम्हारे हाथ में है यह संत सिंगा जी की जीवनी है केवल, जो संक्षिप्त है, मेरे विचार से 40-50 पृष्ठ की है और यह निमाड़ी में लिखी हुई है। लेकिन संत सिंगा जी पर के जीवन पर केंद्रित 778 पृष्ठ का हमारा उपन्यास एक ग्रंथ वो हिंदी में प्रकाशित होकर आया है, जिसे मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी ने
अभी 19 दिसंबर 2020 को सिंगा जी पर ही उनकी समाधि पर ही लोकार्पित किया। सिंगा जी हमारी निमाड़ी के आदि कवि हम स्वीकारते हैं, क्योंकि निमाड़ी में सबसे पहले संत सिंगा जी ने ही 10 ग्रंथों का सृजन किया था और निमाड़ी से इस देश के जन जन को परिचित करवाया संत सिंगा जी। और संत सिंगा जी केवल कवि नहीं, वे एक आध्यात्मिक पुरुष थे और हिंदुस्तान के जो आध्यात्मिक इतिहास हम देखते हैं, आध्यात्मिक इतिहास में एक भीष्म पितामह महाभारत काल के हुए हैं जिन्होंने ऐच्छिक समाधि ली थी, इच्छा मृत्यु, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसी तरह संत सिंगा जी एकमात्र ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं, निमाड़ी के आदि पुरुष, जिन्होंने ऐच्छिक समाधि ली थी कि आज मैं समाधि लूंगा, और बैठकर उन्हें 40 वर्ष की आयु में अपने प्राण त्याग दिए। और आध्यात्मिक उपलब्धि इतनी ज़्यादा उनको थी, जबकि ग्रामीण थे, केवल गौली थे, पशु चराने वाला अंगूठा टेक, लेकिन उनकी जो अनुभूति थी, ईश्वर से जो साक्षात्कार था, गुरु का जो एक दिशा उनको प्राप्त हुई, उनको इतनी उपलब्धि हो गई थी कि 2 गांव के लोग, वो रास लीला गांव में जो होती है, वो देखने के लिए उनको सिंगा जी को बुलवाए कि आपको यहाँ पर आना है हमारे। दोनों गांव विपरीत दिशा में, पिपलिया से विपरीत दिशा में। अब बोले 2 जगह जाना कैसे संभव है? अरे भाई, वो गुरु महाराज की इच्छा होएगा तो आई जाऊंगा हूँ, और नहीं तो कहीं करूँ, अब 2 जगह कसो जा सकूँ, तुम मत सोचो। वो बेचारा दोनों निराश होकर चले गए। और आप आश्चर्य करेंगे, संत सिंगा जी दोनों स्थानों पर उपलब्ध रहे, पूरा समय रहे, उनसे चर्चा की, वहाँ पर अपने भजन सुनाए, और अचानक गायब हो गए। प्रसाद वितरण होने के बाद लोग आपस में विवाद करने लगे। कुछ लोग आयोजकों को कहने लगे कि तू कुछ बोला होगा, सिंगा जी कैसे चलेगी, बिना कहे कैसे चले, वो उस पर डोले, वो उस पर डोले। ऐसे ही दूसरे गांव में भी हुआ। फिर गांव के बुजुर्गों ने ये कहा कि आप लोग जाकर सिंगा जी से, वो संत प्राणी हैं, और उनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो उनके श्राप से अपना गांव बर्बाद हो जाएगा। जब वो दोनों उनके घर गए प्रातः, दोनों गांव के अलग अलग लोग, तो उनकी माँ ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, सिंगा तो यहाँ झोपड़ी में बैठा हुआ साधना कर रहा था, गया कहाँ वो? मतलब भिन्न भिन्न स्थानों पर एक समय में दिखाई देना, ये उनकी अपनी शक्ति थी। और कहीं यह चमत्कार लोगों में एक हास्य और विवाद का कारण नहीं बने, इसलिए उनकी गुरु की आज्ञा से उन्होंने 40 वर्ष की आयु में पिपलिया में समाधि ले। एक शिष्य थे नारायण, उनको और उनकी पत्नी को एक ही समय में सुबह सुबह सिंगा जी स्वप्न में आते हैं और डांटते हैं उनको कि मैंने खबर भेजी थी, मेरी कमर दुख आई है, लेटे लेटे मुझे सीधा बिठाइए। तो वो दोनों सतर्क हुए। दोनों ने सवेरे से गांव वालों को, पिपलिया वालों को बुलाया। तो कई लोगों ने उनकी प्रतिक्रिया की, कैसी बेवकूफ़ जैसी बात करते हो, 6 महीने उस व्यक्ति को हो गए, उसकी हड्डी भी नहीं मिली होगी, सब मांस भी गल गया होगा, और ऐसी दुर्गंध फैलेगी कि पूरे गांव में बीमारी फैल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, सिंगा जी ने कहा है तो मुझे करना। उनकी पत्नी ने और उनके शिष्य ने उस समाधि को खुदवाई, और आप आश्चर्य करेंगे साहब, परमार साहब, उनका ये जो रुआं है, रुआं तक भी जैसे कि उसे वृद्धि पा रहे, ये नाखून ये भी बढ़ गए थे, और यथावत वो ऐसे कैसे लेटे हुए रहे। उनको पुनः निलाया जैसे अभी इनकी मृत्यु हुई हो, और 6 महीने बाद उनको बैठकर फिर समाधि दी, जहाँ पर आज भी वो नवा गांव के पानी में डूबने के पे। तो वो हमारे साहित्य जगत के निमाड़ी के पुरोधा हैं, आदि पुरुष हैं, और उनको हम हमारा स्मरणीय मान के उनकी स्मृति करके कोई विसर्जन करते हैं, इसलिए हमारी कलम भी चल पाती है। यह सिंगा जी का जीवन। क्या बात। कुछ का और इसी तरह निमाड़ी में एक गीत सुनाओगे हमको? जरूर। निमाड़ी को गीत હું સુણુંગા। स्वागत છે। ઓકા પહેલાં यह बात है कि आज जो છે શંકરી સ્કૂલના નિમાડી खे લઈને यहाँ के एक अच्छो कार्यक्रम रखे, ये बहुत बहुत बधाई का पात्र है। वो कारण हम यहाँ का जो निर्देशक है आदरणीय कपिल पाटीदार जी और आदरणीय परमार साहब जो प्राचार्य जी है,
और इतना प्यारा प्यारा बच्चा 11वीं 12वीं का बेटी ना हमारी बैठे थे यहाँ पर, जिनने अपनी बोली का लैंड निमाड़ी का लैंड इतना बढ़िया प्रश्न तैयार कराया। और आज की पीढ़ी का जो बच्चा है वो जड़ से जोड़ना चाहिए रहे, आज भी अपनी ज़मीन का न जड़ का नहीं छोड़ना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सांस्कृतिक माहौल, साहित्यिक माहौल जो यहाँ पर तैयार हो श्री शंकर स्कूल में, ये बहुत बहुत प्रशंसा को विषय है। और आगामी बहुत बड़ी उनकी योजना है कि अपनी बोली अपनी भाषा का लेना बहुत काम होगा। और आज विशेषता यह है कि यहाँ पर स्कूल की तरफ से हमारा निमाड़ का बड़ा साहित्यकार प्रतिष्ठित आदरणीय भाई साहब जगदीश जोशीला जी का आमंत्रित करे और उनसे बहुत अच्छी अच्छी बात नाम को सुनने को मिली, क्योंकि मैंने 50 से अधिक किताब न लिखी। तो निमाड़ी का लेना ऐसा जो काम होता रहे वो स्कूल का बच्चा ना उनमें सांस्कृतिक चेतना बनेगी और निमाड़ की बोली का भी एक बड़ा विस्तार मिला हुआ है। हमारी बेटी ने यहाँ बठेल से, और जैसे कि बहुत बड़ी ज़्यादा बात ना हुई किसिंगा जी की निमाड़ी की, तो सबसे पहला एक प्रश्न में आया था कि निमाड़ी बोली कहाँ से शुरू हुई, कहने शुरू करी। आदरणीय जोशीला जी ने बताया, सब कुछ बहुत विस्तार से बताया। तो सिंगाजी का अगर हम मानाज और मानाज के इच्छे से ही कि सिंगाजी का यहाँ से निमाड़ी को जो परिष्कार हुआ या बोली चले, तो निमाड़ी वहाँ से फली फली उनका आंगन से चली। और निमाड़ी का जो पालक पिताजी माने जाए वो सिंगाजी है, और निमाड़ी बोली जो है वो उनकी बेटी का स्वरूप है। तो उन्हीं बात का मन गीत में कहल है। वाह, और सुनो ये बात, स्वागत है। क्योंकि हम जो निमाड़ी बोली है यह बहुत अच्छी बोली है। अगर हम बोला है सुना है तो हमको बड़ी मीठी लगे। निमाड़ी मीठी बोली छे, निमाड़ी मीठी बोली छे, निमाड़ी मीठी बोली छे, निमाड़ी मीठी बोली छे। या तो संत सिंगाजी की बेटी घणी भोली छे, वाह वाह वाह, या तो संत सिंगाजी की बेटी घणी भोली छे। निमाड़ी मीठी बोली छे, निमाड़ी मीठी बोली छे, निमाड़ी मीठी बोली छे, निमाड़ी मीठी बोली छे। और मीठी की बोली सारा बोलज रे, निमाड़ी मीठी बोली छे, निमाड़ी मीठी बोली छे। और निमाड़ी में सिंगाजी के जो भजन है वो गांव-गांव गाए जाते हैं, और आज भी ये परंपरा है और बहुत लोकप्रिय गीत हैं। और जो गाए जाते हैं वो साज होते हैं मृदंग और झांझ। तो मृदंग लेना राम रतन भाई झूमी झूमी न गाव, वाह वाह वाह, मृदंग लेना राम रतन भाई झूमी झूमी न गाव। झन 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 वाज मंजीरा सब आवाज उठाव, झन 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 वाज मंजीरा सब आवाज उठाव। हरिसिया तो घोड़ा मुंडा म, हरिसिया तो घोड़ा मुंडा म, शक्कर वाली गोली छे। निमाड़ी मीठी बोली छे, निमाड़ी मीठी बोली छे, निमाड़ी मीठी बोली छे। वाह।